आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार सक्षमता और बिहार BPSC TRE 3.0 के एग्ज़ाम्स इसी माह से और अगले माह में भी होने वाले हैं। इसीलिए इसके लिए हम आज टॉप 50 GK आपको प्रदान कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत एक छोटे से आसान से क्वेश्चन से हम करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न का लेवल बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो इन 50 प्रश्नों में से यदि आप 30 प्लस सही कर लेते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और 30 प्लस यदि आपने सही कर लिया तो यकीनन समझिए कि इस बार आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होगा वाकई में काबिल तारीफ़ होगी। यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है पहला, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यदि आपको आंसर मालूम है तो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिए लाइव सेशंस में। तो खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खो खो के टीम में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। देखिए, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे द्वारा गलत आंसर बताए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो आप सोच रहे हैं कि 9 होता है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर पूछा गया खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि कितने खिलाड़ी एक तरफ से खेलते हैं, ठीक है। अगर एक तरफ से खेलते कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो उस समय 9 होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में कितनी होती है। तो याद रखिएगा 12 खिलाड़ी होते हैं। देख लीजिएगा, 9 जो है खेलते हैं और 3 जो है रिजर्व्स में रहते हैं। नामांकित होता है यानी नामित किया जाता है 15 में से इस 12 को खेलने होते हैं, जो कि 9 ग्राउंड पर होते हैं और 3 रिजर्व में होते हैं। यानी कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या 12 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछता है कितने खेलते हैं तो उस कंडीशन में 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे, संबंधित है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? दूसरे का बी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने भी आंसर नंबर बी किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहता है अनुच्छेद 53 में संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्रश्न 3 नंबर, देखिएगा। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, आगा खान जो पैलेस है भारत के किस राज्य में स्थित है? तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। आइए देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और चौथे नंबर प्रश्न को गौर से देखिए। प्रश्न कहता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेंगे दोस्तों। ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आगे है। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? निम्नलिखित में से कौन सी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PV सिंधु इनका राइट आंसर है। इनके बारे में लिखा गया है, बैडमिंटन कांस्य पदक मैच में PV सिंधु ने हे बिंग जीओ को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का श्रेय हासिल किया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चनों में 35 प्लस जो है और 35 प्लस करने वाले व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल रूप से सुरक्षित समझेंगे। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? वह निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में माना जाएगा? छठे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राजवन जो हैं वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार सक्षमता और बिहार BPSC TRE 3.0 के लिए जो मस्ट इंपॉर्टेंट GK के 50 क्वेश्चनों को। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का डैश यानी कि अनुच्छेद कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने भी चुना है तो 1 अंक और आपका ऐड हो जाता है। इसके बारे में लिखा गया है कि भारत, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया है? सही आंसर है यह तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? यानी कि हॉकी की लंबाई और चौड़ाई जो है उसके मैदान की कितनी होती है? 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91.4 गुने 55 मीटर जो होती है हॉकी के मैदान की आयाम होती है। 91.4 गुने 5 मीटर जो है हॉकी के मैदान की आयाम होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों अगर क्वेश्चन हार्ड लगता है तो छोड़ करके हटिए नहीं, क्योंकि लेवल को अप करने के लिए आप लोग बोले हैं तो उसी लेवल के हिसाब से छोड़ करके नहीं हटना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले इसको सदीर के नाम से जाना जाता था? तो भारतनाट्यम का पुराना नाम सदीर था, आप याद रखिएगा। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारतनाट्यम किस राज्य की जो है यह नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वर्ष सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है वह किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर अगर आपने भी बी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 ईस्वी में चुना गया था। अगला इसमें बिंदु लगाया गया है कि वर्ष सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। तो याद रखिएगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी शुरुआत किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और वह भी निःशुल्क में प्रदान करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत पड़ गई है यहाँ पर और देख लेंगे। प्रश्न है 12 नंबर कि आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम EAEP डैश द्वारा शुरू किया गया था। 2005 के किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हैगा ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो है AEP शुरू किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? दोस्तों शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे और पहले ही हिदायत दे दिया गया है BPSC चेयरमैन के द्वारा कि क्वेश्चन का जो है लेवल हम टॉप रखेंगे। यानी पहले तो बताया गया था स्लो रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिले, अब टॉप रखेंगे तो कैसे मिलेंगे जरा देखना है। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा का योजना किसने रखी थी? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना जो है महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था।
15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है वह बच्चों से संबंधित नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा गया इसके बारे में कि अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ये 47 में 48वां का संबंध जो है बच्चों से नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उस उपकरण का नाम क्या है जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। तो उस उपकरण का नाम जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है उसका नाम सीपीयू हो जाएगा। एक से बढ़कर एक टॉप क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं आए बल्कि इसको सीखें, याद करें, समझने की कोशिश करें। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो गुलाब खिले तो यानी कि तुगलक वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने जो है शासन किया। खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश देखेंगे, तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया था। 1320 से 1414 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये बताया गया डिटेल। डैश भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। वह राज्य कौन सा है भारत में। 18वें का प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने भी चुना है कि उड़ीसा भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते चलते हैं। लिखा गया है इसके बारे में कि हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में होता है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 37% मैग्नीज जो है चीन ही उत्पादित करता है। इसके बारे में ये फैक्ट लिखा गया है। 19वां नंबर प्रश्न है, RMSA का पूर्ण रूप क्या है। RMSA का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। 19 का सही आंसर है, देख लेंगे। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMS का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। याद रखेंगे, ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी बिंदुओं को रख करके हम लेकर के चल रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम का उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है विदेशी मुद्रा भंडार। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले उससे जाने से पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सही आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी गंडक नहीं है, वरना बेतवा, चंबल और हिंडन ये तीनों के तीनों जो है यमुना नदी की सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह देवप्रयाग में मिलती है। और आप समझ रहे हैं इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में। प्रश्न है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1959 ईस्वी में भारत में आयुध अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों इसके बारे में फैक्ट है कि आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 आर्म्स एक्ट 1959 इसको बोलते हैं। तो आयुध
अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसको आर्म्स एक्ट 1959 के नाम से जानते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सोडा फाउंटेन है जिसको सोडा फाउंटेन बनाने में उसका प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, वह निम्नलिखित में से क्या है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट सिरप। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, चॉकलेट सिरप इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय डैश से आगे है। तो याद रखेंगे भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से डैश मिनट या डैश घंटे या निम्नलिखित में से जो है उतने कितने से आगे है। 25 का सही आंसर इस बार आपने चुना होगा 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे। ये एक बिल्कुल ही जनरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश का प्रथम प्रशासक या शासक कौन था। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों याद रखेंगे आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करते रहें ताकि हम डेली बाय डेली हम आपके लिए जो मुख्य वीडियो को लेकर के आते रहें। यानी कि मनोबल घटेगा तो उस कंडीशंस में समझ लीजिए कि क्लासेस जो है स्लो पड़ जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी चैनल पर आ जाएं प्लीज़ सब्सक्राइब करके निकलिए, क्योंकि एक के बाद एक पूरी परीक्षा भर तक यानी कि इस पर वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपका साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, यहाँ पर देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। 26 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन स्लो भी रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ गया, इस बार समझिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 14 में इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 14 जो है ये भारतीय समानता को निर्दिष्ट करता है भारतीय संविधान में। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था। 28 का सही आंसर है 1859 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 29वां नंबर प्रश्न कहता है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़ रहे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट करते चलिए, रुकिए नहीं। कोई कमेंट करता है उससे ध्यान मत रखिए, आप कर रहे हैं ये खुशी होनी चाहिए आपको, और आप करिए, और उससे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं कोई नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। आप करते रहिए, अपना ध्यान में रखना है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। 29 का सही आंसर है सैम मानेकशॉ। याद रखेंगे फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन है, सैम मानेकशॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सी। आगे बढ़ते चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से द्रि उत्सव का शुरुआत हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था। तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह दुर्गेश नंदिनी लिखा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ उपस्थित है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। सही आंसर है यह बीजापुर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलरी पायोट्टू। याद रखेंगे एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुआ था, कलरी पायोट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कलारीपट्टी एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट एवं युद्ध की कला है जो मूल रूप से केरल में है।
आगे बढ़ते चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया है। याद रखेंगे, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। 34 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार की अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने खेल में कांस्य पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था। आप सभी जानते हैं 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैदानी हॉकी में जो है भारत जो है कई सालों के बाद कांस्य पदक या कोई पदक जीतने में सफलता हासिल किया। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। भारत ने जर्मनी को 4 दशक यानी कि 10 चौका 40 वर्ष के बाद 5-4 से मात दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी में प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया था। याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवी कामत अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। 37 का अगर आपने भी सी आंसर चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसमें महानदी बेसिन का विस्तार नहीं पाया जाता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी जो है उत्तर प्रदेश में इसका जो है विस्तार नहीं है, वरना उड़ीसा, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ की तरफ इसका विस्तार पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का वाघ कहा जाता है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का वाघ कहा जाता है। 39 का आंसर मुझे यकीन समझते हैं कि आप सुन लिए होंगे, यानी कि टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते चलते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ये विख्यात है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट प्रयोग के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाएगा। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 यानी कर्कट यानी कि कैंसर। याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पर कैंसर भी आप समझ सकते हैं, कैंसर। तो याद रखेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग यानी कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 41 नंबर प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में इसका स्थापना हुआ था। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि भी दिया था। अमित्र घाट, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि भी दिया था। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार को अमित घात्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन देखें, 42 का, और 43 नंबर देख लेते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। 43 का अगर ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। राज्यसभा, जिसका अर्थ राज्यों की परिषद, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश राज्य से 31 सदस्य चुन करके इस राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक ये जो है सामाजिक दस्तावेज है। 44 का ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो जो व्यक्ति भारतीय संविधान सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज, इसको ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह नाम दिया था। 44 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं। ग्रैनविल सीवार्ड ऑस्टिन भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे।
2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर अनेक उनके लेखन के लिए उन्हें भारत के गणतंत्र और चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। और फिलहाल जो है 2024 में यह एक तो कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति कौन है जिनको प्रदान किया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट कीजिएगा। वे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो क्या है, और एक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से है और दूसरा किनको दिया गया है इस वर्ष का। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है। दोस्तों यह बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2.0 में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम हो जाता है, वहीं पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले डैश में स्थित है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में उपस्थित है। 46 का ऑप्शन नंबर बी, यह गुरुग्राम में उपस्थित है। राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में उपस्थित है। आइए 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डैश उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत निम्नलिखित में से क्या है। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको कजरी कहते हैं। कजरी जो है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसका नाम कजरी है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा पे चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से किसने निर्देश सिद्धांतों को बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KT शाह इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, KT शाह ने निर्देशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित किया गया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग नज़दीक हैं, घबराइए नहीं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य में यह उसकी दूसरी राजधानी बन गई। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते चलते हैं और 50वां और अंतिम नंबर, उज्जैन गुप्त शासकों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पवित्र शहर माना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आज के लिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल इसी समय अन्य 50 टॉप क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उसके अगले दिन 2024 के जितने भी सम्मान हैं या पुरस्कार है उसको हम परसों लेकर के आएंगे कल 7 बजे। इसके दूसरा पार्ट इस वीडियो का 50 और 50 क्वेश्चंस, और उसके बाद अगले दिन और किस चीज़ पर हमें वीडियो आप लोग को देना चाहिए, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट सेशन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।